इसको मेंटेन कीजिए कि जो आपने वादा किया है किसी चीज का, सोशली, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, एनी अकाउंट पे आपने कुछ कमिटमेंट की है कि जी मैं कल 9 बजे मिलूंगी, या आपका मैं ये काम इस तरह से कर दूंगी, या आपकी ये फाइनेंशियल हेल्प कर दूंगी, या जो भी है, जो आपने किसी से कोई वादा किया है वो वादा पूरा पूरा करें। मैंने 2 लफ्ज पूरा पूरा बोला। अगर आप इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे जिंदगी में, तो यू विल बी ए पॉपुलर पर्सन विद योर कॉलीग्स, with your relatives, with your juniors, with your seniors, everybody. हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं रहा, अनफॉर्चुनेटली। आप किसी से भी कुछ कोई कमिटमेंट कर लिया आपने कि जी मैं कल आपको ये पढ़ाऊंगा, कल मैं आपका ये काम करूंगा पेशेंट्स के साथ, कल आप 10 बजे आ जाइए थिएटर में, मैं वहां मिलूंगी। तो आप, वो आती है 10 बजे, आप हो नहीं, आप मीटिंग पे चले गए हो, आप मसरूफ हो गए हो। ये अच्छी बात नहीं लगती मरीज को। वो बर्दाश्त करते हैं बेचारे, उनके पास चॉइसेस नहीं है, बट दे डोंट लाइक इट। तो जो आपने कमिटमेंट की है किसी भी तरह की, बच्चों के साथ कमिटमेंट की, आप अपने बच्चे के साथ कहा है कि बच्चा आज नहीं कल तुम्हें आइसक्रीम दे के दूंगी, तो फिर कल लेके दो उसको, ताकि आपके बेटे को, आपकी बच्ची को 100% आपकी जुबान पे एतबार हो कि आपने कहा कल लेके दूंगी तो आप देंगे। वो ये ना कहे नहीं अम्मी आपने वादा पूरा नहीं किया था, पिछली दफा भी ऐसे ही कहा था, नहीं लेके दी। ये स्टेज नहीं आनी चाहिए। ऑल ऑफ यू आर ग्रोन अप, लेकिन इस स्टेज पे भी मेरा इस तरह का लेक्चर आपको जरूरी है, क्योंकि सेकंड टाइम हो रहा है। पिछली दफा भी जिस लड़की ने कहा था कि मैं आप पे केस प्रेजेंट करूंगी, वो नहीं थी, चलो जाने दिया, आज भी नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं सर मैंने ज्वाइन किया अभी 9:25 पे, तो सर की क्लास हो रही थी, तो फिर मैंने तो वो कहा कि 9:30 पे ज्वाइन करती हूँ। मैं सादिया सलीम, मैंने प्रेजेंट करना है आज। चले खैर, आपके 2-4 मिनट की डिले की वजह से मेरा लेक्चर शुरू हो गया कि आप जो भी कमिटमेंट है वो पूरी कीजिए। जी सॉरी सर। नहीं सॉरी कोई बात नहीं, अगर आप आदत बना लेंगे अच्छी बात। जी सर थैंक यू। अच्छी बात है। आपने नोट नहीं किया कि मेरा 9:30 लेक्चर का मतलब है 9:30। जी जी सर। इसमें एक मैसेज है आप लोगों के लिए, वो कि जब आपकी कमिटमेंट है 9:30 की, वो 9:30 को फिर कीप इट अप, मेंटेन इट। जी जी सर। फिर लोगों को, आपके साथियों को, आपके रिश्तेदारों को, जूनियर्स को, सीनियर्स को, सबको ये आपकी बात अच्छी लगेगी। अगर आपने कोई कमिटमेंट कर दी है कि मैं कल या हफ्ता बाद या 10 दिन बाद जो भी है ये करके दूंगी आपको, तो वो मान जाएंगे कि हाँ ये वो डॉक्टर है तो who keeps her word। यस सर। अगर आप आज कह दिया कि कल मिलूंगी, कल को नहीं है। जी सर। मैं जब निश्तर में पढ़ता था, हमारे साथ सिर्फ 16 गर्ल्स होती थी हमारे बैच में, 60 लड़के थे, सबके सब उनके आशिक होते थे। और वो लड़की कोई कि अच्छा मैं कल दोपहर को 2 बजे मिलूंगी, वो बेचारा, उनमें मैं भी बेचारा था, वो बेचारा 2 बजे वहां जाके धूप में खड़ा है, वो 4, 5, 6 बजे तक आई नहीं। मैं अब लुकिंग बैक, मैं 61 का ग्रेजुएट हूँ, 60 साल बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट जो इस तरह से वादे करती थी, दे गॉट अनहैप्पीली मैरिड।
unhappily married. मैं नहीं कह रहा कि वो वक्त नहीं रखती थी इस वजह से, ये ऐसी आदतें हैं जो आपको अच्छा बनाती हैं और नहीं अच्छा बनाती। तो आप अपने पेशेंट के साथ कमिटमेंट करें, कीप इट अप। अब बच्चों के साथ करें, बच्चों को ये होना चाहिए मेरी माँ ने जो कह दिया वो पक्की है, वो होगा। उसको टालने के लिए नहीं कि आज नहीं कल लेके दूंगी, कल को भूल ही गए, बच्चा भी भूल गया, आप भी भूल गए। नहीं, आप नहीं भूलेंगे। बच्चे को नहीं भी याद, आप कहेंगे बेटा कल मैंने कहा था तुम्हें आज 1 बजे आइसक्रीम लेके दूंगी, चलो 1 बजे। आपके बच्चों को इस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने माँ बाप में, सच का, पक्के वादे का, और दैट मेक्स अ लाइफ इजी। आपको पता है कि आपने ये कमिटमेंट किया, आप करती हैं, आदतन करने लगती हैं, तो उसको बोझ नहीं समझती थे, आपकी आदत बन जाती है कि जो मैंने कहा है वो मैंने करना है। तो फिर यू विल बी सक्सेसफुल एज वेल। पॉपुलैरिटी के साथ सक्सेस आती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने पिछली दफा नहीं कही, लेकिन आज चले वो आ गई हैं डॉक्टर सनिया। अच्छा जी, मैंने 5 मिनट इसमें मैं हर दफा लगाता हूँ, लेकिन अपनी तरफ से आपकी सोशल ग्रूमिंग भी मेरा इरादा होता है करने का, कि आपको अच्छी आदतें अपनाइए, अच्छी आदतें अपनाइए, उससे प्रोफेशनली भी, सोशली भी, रिलेटिव्स में भी आप पॉपुलर होंगे, क्योंकि ये बच्ची जो कहती है वही करती है। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन है। जी हेलो जी जी, बोलिए, फरमाइए। सर, जैसे हम लोग सब टोटल हिस्टेक्टमी करते हैं और उसके बाद जो प्रोलैप्स होता है, हम उसको क्या वेल्ट प्रोलैप्स ही बोलेंगे? वॉल्ट प्रोलैप्स, सब टोटल के बाद, और उसकी ट्रीटमेंट बता दीजिए। तो वही वॉल्ट प्रोलैप्स की जो है, आप सर्विक्स को निकालेंगे, बाकी वॉल्ट जो है उसको सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट के साथ नीचे से स्टिच करें, या लेप्रोस्कोपिकली उसको वो सेक्रम के सामने जो लिगामेंट है 5th 4th लेवल पे उसके साथ सस्पेंड करें, लेकिन जो भी वॉल्ट प्रोलैप्स का इलाज है वो करेंगे। सर लेकिन सर्वाइकल डिसेंट तो नहीं कहलाएगा ना? एक मिनट मेरी बात, क्योंकि जो यूट्राइन सपोर्ट्स है सर्विक्स के लोअर पार्ट पे अटैच नहीं होती, सर्विक्स के अपर पार्ट पे, दे आर अटैच्ड टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अपर पार्ट ऑफ सर्विक्स। और जब आपने सब टोटल कर दी, पॉसिबली पार्ट ऑफ द सपोर्ट्स आर गॉन, तो फिर वो सर्विक्स जो है विदाउट सपोर्ट हो गई, तो वो इसको हम वॉल्ट प्रोलैप्स ही कहेंगे। जी थैंक यू सर। जी एक बात बता दें, क्वेश्चन है मतिया पहले बोलेगी, बोले जी सर। थैंक यू। हाँ जी बोलिए। हेलो, ये सवाल आपने नहीं पूछा था? जी जी सर, मैंने ही पूछा था सर। इसके लिए सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, Do I answer you satisfactorily? तो आपने ध्यान ये कहना है, या प्रैक्टिस में भी है कि वो सर्विक्स की सपोर्ट खत्म हो गई है, इसलिए वो वॉल्ट प्रोलैप्स है, और वॉल्ट प्रोलैप्स की जो रिपेयर है वो यही है सस्पेंशन, और वो आप बता दीजिए वेजाइनली करेंगी तो सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट के साथ राइट साइड ऑफ द टॉप ऑफ द वजाइना उसको नॉन अब्जॉर्बेबल नायलॉन के साथ स्टिच कर देते हैं। एक छोटा सा स्टिच है, अगर 2-4 दफा लगा लेंगे आपको इतना आसान लगे, हर एक का करें। अगर आपने ऊपर से करना है तो लेप्रोस्कोपिकली भी हो सकता है, लेप्रोटमी से भी हो सकता है, वो फिर जरा हायर आप सेक्रम 4th 5th वर्टिब्रा के सामने जो लिगामेंट है उसके साथ स्टिच कर दें। सर एक्चुअली वन ऑफ माय सीनियर सेड कि ये सर्वाइकल डिसेंट होगा, यू कांट से इट्स वॉल्ट प्रोलैप्स, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। अच्छा चले,
फिर आप ऐसा कर दीजिए, मैं आपके सीनियर की बात को अडॉप्ट कर लेता हूँ. This is a vault prolapse with part of the cervix left behind after subtotal hysterectomy. इतना लंबा स्टेटमेंट कर लीजिए आप. फिर आपको इस तरह फिर कर लीजिए. क्योंकि मैंने वॉल्ट प्रोलैप्स इसलिए कहा क्योंकि उसका ट्रीटमेंट है लाइक वॉल्ट प्रोलैप्स. लेकिन अगर आपके सीनियर आपको प्रोफेसर कहती हैं कि नहीं ये सर्वाइकल डिसेंट है, और तो आप फिर इस तरह से कहिए, दिस इज वॉल्ट प्रोलैप्स विद cervix left behind by previous subtotal hysterectomy. ठीक है सर, थैंक यू सर. क्योंकि यहाँ पे वो cervix जो है, it is acting like a polyp. जी एग्जैक्टली. चलें. थैंक यू सर. जी, और कोई कुछ कहना चाहते हो? सर ये पूछना था कि जब हम मेकल कल्डोप्लास्टी करते हैं तो उस क्या केस में, सर मेकल कल्डोप्लास्टी की बात कर रही हूँ. आपने हिस्टेरेक्टमी करती है, वॉल्ट क्लोजर से पहले हम यूट्रोसेकल लिगामेंट को, मेकल कल्डोप्लास्टी सर प्रोसीजर जो है इसमें, सर मैं कह रही हूँ कि जब हम करते हैं, टाई करते हैं यूट्रोसेकल लिगामेंट को, वाल्ट की क्लोजर से पहले वाल्ट के साथ टाई करेंगे ना, फिर वाल्ट को क्लोज करेंगे, या पेडिकल को स्टेरिलाइज करेंगे, वाल्ट को क्लोज करेंगे, फिर इसको जो है दरमियान जो आप बोल रही हैं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है इसके मतलब. ये किस लिए की जाती है वजाइनोप्लास्टी या नेल्टन्स प्लास्टी? क्या सर वाल्ट प्रोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए है, इंट्राऑपरेटिवली करते हैं. ये वॉल्ट प्रोलैप्स टीएच की बात भी करते हैं, वीएच की बात भी करते हैं. वॉल्ट प्रोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए नंबर 1, अगर आप हिस्टेरेक्टमी कर रही हैं, उसके बाद जो यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स हैं उनको आपस में बांध दीजिए. सर वाल्ट क्लोजर से पहले बांधूं या बाद में? नहीं, जब आपने हिस्टेरेक्टमी खत्म कर ली, वॉल्ट आपको नजर आ रही है, वॉल्ट को बंद कर दीजिए, या वॉल्ट को बंद करने से पहले 2 स्टिच दोनों यूट्रोसेक्रल को आपस में मिला के लगा दीजिए. मुश्किल काम नहीं है. तो इसको और एक तरह से कहते हैं ऑब्लिटरेशन ऑफ पाउच ऑफ डगलस एज वेल. पाउच ऑफ डगलस जो है उसको आप मिनिमाइज कर दीजिए, by putting some stitches in the utrocecal ligaments or surrounding areas. ये है. तो इसके अलावा और क्या पूछा आपने? सर ये पूछ रही थी, दूसरा ये था कि सिर्फ सूचर्स के नाम बता दें कि जो सेक्रोकार्पोप्लेक्सी में यूज होगा, सेक्रोस्पाइनस में यूज होगा, मुझे तो यही नाम याद है. आप जाके किताब में पढ़ लीजिए, कोई और स्पेशल नाम है तो मुझे भी बता दीजिए अगली बार. मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ ये नाम याद है लिगामेंट्स के. वॉल्ट प्रोलैप्स के लिए हम पेस्ट्री भी यूज कर सकते हैं, तो वो शेल्फ पेस्ट्री होती है या वॉल्ट प्रोलैप्स के लिए आप पैसे टेम्परेरीली उसी तरह जैसे यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स है उसी तरह आप कर सकते हैं. आप ये कहिए, लेकिन उसकी सक्सेस एज कंपेयर टू यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स कम है, चूंकि जो पेस्ट्री है ये एक किताब में इस तरह नहीं लिखा हुआ, आप याद रखिए. अस्सलाम वालेकुम सर. एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आपसे पूछता हूँ डॉक्टर समीना. तो कि जब आप पेस्ट्री डालते हैं वो इट रेस्ट्स ऑन द मीडियल मार्जिन ऑफ लेवेटर एनाई. ये इस तरह से है, किताब में एग्जैक्टली ये नहीं लिखा हुआ. When you insert the pessary, it rests on the medial margins of levator ani. उसके ऊपर जाके वो रेस्ट करती, वो लेवेटर एनाई इसको वहीं रखते हैं. तो अगर आपने हिस्टेरेक्टमी कर दी है, स्पेस ज्यादा हो जाती है, तो लेवेटर एनाई की ये सपोर्ट मिनिमल होती है. बट अकॉर्डिंग टू द बुक और प्रैक्टिस, फिर भी pessary can be tried. If it works, it's good. If it doesn't stay in, it slips out, फिर वो pessary has failed, then surgical treatment वॉल्ट प्रोलैप्स का जो आप करेंगी वो होगा. जी डॉक्टर समीना क्या कह रहे हैं?
सर शेल्फ पेस्ट्री यूज करेंगे इसके लिए? सर मैं कह रही थी सर प्रोसीड करें, आप ये लास्ट बाकी में इनके एक क्वेश्चंस हो मिनट, जाएंगे ना। एक मिनट, ये पेस्ट्रीज का जब जिक्र आए किताब में, बहुत शेल पेस्ट्री, वो एक एस शेप पेस्ट्री भी थी, वो पेस्ट्री ना, आपने सिर्फ रिंग पेस्ट्री का जिक्र करना है और वही इन यूज है, बाकी कोई नहीं। जी डॉक्टर सनिया, आप कुछ कहना अस्सलाम ठीक है सर, वो केस था ना जर्म सेल ट्यूमर का सर। अब वो मैं आता हूँ, फिक्र न करें। ये तो सवाल पूछना शुरू कर दिए इन्होंने, वो भी जरूरी है। आज जी पर सर, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आपकी जो पर्सनल क्वेरीज हैं वो जी क्लियर सर, हो जाए आपके लिए कि क्या जी क्या। सर, जी सर। चलें जी, और कुछ नहीं। चलें कि वॉल्ट prolapse can be treated by pessary, but its success rate is lower as compared to uterovaginal prolapse. I have given you the reason as well, but you can try it. If it works, it's good, but doesn't work, तो फिर वो वॉल्ट prolapse की जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो। चलें डॉक्टर सनिया, आपने पिछले दफा सजेस्ट किया था कि जी सर, मैं आप आपको सिनेरियो दे दे सर मुझे। मैं देने लगूं। जी सर। Patient is XYZ, age 16 years old, और उसके मिनारकी हो गई है, menses irregular है, comes to you and complains of a mass in lower abdomen, no pain, or recent loss of some weight. सर रीसेंट लॉस, रीसेंट, जी। When you examine her, you find a mass of 24 week size, which is not tender. आगे चलिए जी, बोलिए, मैं दोहरा दूं फिर? यस सर, एक दफा दोहरा दे प्लीज। 16 years old girl, unmarried, mesocycle regular, had menarche at age of 11. Now has come to you in outpatient. She feels a mass in lower abdomen, no pain. Her mother says she has lost some weight as well. और जब आपने उसको एग्जामिन किया, नॉन टेंडर mass about 24 weeks, आपको Okay, लोअर sir. abdomen फील हुआ। प्रोसीड। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर सानिया, मैं गायनी के शुबे से मुंसलिक हूँ। मैं आपकी बीमारी के बारे में कुछ एक मिनट, मोस्ट लाइकली वहाँ पेशेंट नहीं होगा, तो इसलिए यही फिक्रे को इस तरह से कहिए कि आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द पेशेंट एंड ठीक है सर, टेक हर जो भी हिस्ट्री कह सकते हैं। ठीक है सर। So I will introduce myself to the patient in the presence of her mother, and I will take informed consent, and I will take her consent regarding the history. After taking demographic details from my patient, I will ask about the mass. I will ask about the lower abdomen, the abdominal distension associated with the mass that she is complaining. I will ask about the duration, that either is a sudden in onset or is gradual in onset. And is there any associated abdominal pain with it or not? And it is associated with a shortness of breath or any urinary frequency or urgency or any bowel symptoms. Then I will also inquire about that if she is taking any painkillers for this abdominal pain or not. And एक मिनट, मैंने कहा है उसको पेन है? no sir, आपने नहीं कहा no pain. Yes sir, आपने कहा no pain. Okay sir. तो फिर why do you ask this? इसका मैंने आपको इंटरप्ट करके इसलिए कहा है कि जो आपको इंफॉर्मेशन दी जाए उसको सही जानिए। जी सर। ये ना कहे मैंने कहा पेन नहीं है, आप कह रही हैं हो सकता हो आपने मुझे गलत बताया, ऐसा ना कहें। ठीक है सर, ठीक जी। है सर।
Then I will inquire about family history of malignancy, that is including the ovarian and as well as endometrial in her siblings. And I will also I will also confirm the extent of the tumor by asking about the metastatic symptoms, including any hemoptysis or hemoptysis or any bleeding per rectum. And then I will switch to investigations, including ultrasound. मोहतरमा फेल हो बस जी सर, आप फेल हो गई हैं बस। मैंने इतना स्ट्रांगली आपको क्यों कहा, सोच सकती है आप? नहीं, यहाँ पे जब एक चाहे 16 साल की है, चाहे 26 साल की है, चाहे 36 साल की है, एक लड़की आपके पास आती है, वो कहती है उसको मैस लोअर एब्डोमेन, ये उसकी शिकायत, राइट? जी सर। आपका पहला डायग्नोसिस क्या है? सर मेरा पहला डायग्नोसिस एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस है। ला हौला वला कुव्वत, तो 2 दफा फेल होगी। प्रेगनेंसी। ला हौला वला कुव्वत, 3 दफा कहता हूँ ला हौला वला कुव्वत। मैंने तो हिंट भी दिया आपको कि पेशेंट की उम्र चाहे 16 साल है, चाहे 26 साल है, चाहे 36 साल है, आपका पहला सोच क्या है? प्रेगनेंसी। वेरी गुड, प्रेगनेंसी 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 प्रेगनेंसी। पहला डायग्नोसिस आपका है प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी, इररिस्पेक्टिव वेदर मैरिड अनमैरिड, एलएमपी कब था कब नहीं था, मैस लोअर एब्डोमेन, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप between menarche and menopause। पहली सोच आपकी लिख लीजिए, चाहे वो फाइब्रॉइड का केस है, चाहे ओवेरियन ट्यूमर का केस है, चाहे ट्यूबरकुलोसिस का केस है, forget about all those diagnoses। टॉप ऑफ का लिस्ट पे आपका पहला डायग्नोसिस है प्रेगनेंसी unless ruled out। फिर दूसरे डायग्नोसिस पे हम जाएंगे। तभी मैंने इतने स्ट्रॉन्ग अल्फाज में आपको फेल किया है। कोई भी है, चाहे वो फाइब्रॉइड का केस है, चाहे ओवेरियन ट्यूमर का है, चाहे बिनाइन सिस्ट है, मैलिग्नेंट सिस्ट है, कुछ भी है, रिप्रोडक्टिव एज में मैस लोअर एब्डोमेन, आपका पहला डायग्नोसिस इज प्रेगनेंसी। आज ये लिख लीजिए, रेड लाइन में लिख लीजिए, यू विल नॉट फॉरगेट इट। कोई भी, चाहे फाइब्रॉइड, पक्का पता है आपको, बता दिया गया है कि ये फाइब्रॉइड का केस है और मैस लोअर एब्डोमेन, प्रोसीड। आप कहेंगे आई रूल आउट प्रेगनेंसी। यह डिफरेंशियल डायग्नोसिस की लिस्ट है। व्हाट आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज? पहला प्रेगनेंसी, अगर आप 2 दफा प्रेगनेंसी भी कहते हैं, मैं उस पर एतराज नहीं करता। ये आपके माइंड में ये सेट इस तरह से होना चाहिए। सिर्फ फर्क ये है, यहाँ सोशली जब इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करें, आप प्रेगनेंसी टेस्ट ना कहें बीटा एचसीजी। ये दूसरी टिप है। आप अनमैरिड लड़की, माँ साथ है 16 साल की, आप कहते हैं जब प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लो, वो ऐसी भागेगी आपके, ये डॉक्टर मेरी बेटी पे ये शक करती है, भाग जाएगी। अगर आप टेस्टों की लिस्ट में बीटा एचसीजी लिखते हैं
अगर वो पूछती भी है, एक आधा टेस्ट है, HCG ट्यूमर का भी टेस्ट है, HCG ट्यूमर का भी टेस्ट है। तो इसके अंदर मैस है, गोला बना हुआ है, हमें पता करना है किस किस्म का है, इसलिए ये उसका भी टेस्ट है। तो नाराज नहीं होगी, आपको छोड़ के नहीं जाएगी। चलें, काफी हो गया। ये मेरा ख्याल है मैंने 1-2 दफा पहले भी दोहराया है, क्यों नहीं आप याद रखते। इसलिए एनी गर्ल बिटवीन मिनार्की एंड मेनोपॉज, mass lower abdomen, forget it। मैंने वजन कम कहा नहीं कहा, कुछ हुआ नहीं हुआ, और सिम्टम्स भी हैं, यूरिनरी सिम्टम्स हैं, ये कुछ भी है, आपका डायग्नोसिस नंबर वन। अगर आप के लेक्चर, आज के लेक्चर के बाद सिर्फ यही एक बात याद रखें तो आई एम सेटिस्फाइड, माय जॉब इज डन। चलें डॉक्टर सनिया। जी मैं सर, then I will proceed about the investigation. I will ask about gynecological history. ये बहुत मैं सर। बहुत तेजी जी से सर, जी सर। तो अभी तो मैंने सिर्फ मैथ्स बताया है कि आपने हिस्ट्री ली, बड़ी ठीक ठाक ही हिस्ट्री है, तो उसका फैमिली हिस्ट्री भी ले ली है, हेमोप्टासिस की भी ले ली है, यूरिनरी बाउल सब कुछ आपने पूछ लिया है, इस राइट। और वैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड LMP नहीं पूछा आपने, वो पूछ लिया होता तो और भी अच्छा हो जाता। जी तो LMP भी पूछ लिया हमने। तो उसके बाद आपने उसको जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना है बाबा, उसका फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, फिर आगे जाएंगे टेस्टों के ऊपर। तो पहले टेस्टों ऐसा करें कि आपको पता है कि ये जिस जर्मिनोमा है, ये बाकी सारी गला भूल जाओ, जिस जर्मिनोमा आपने मेंटली रिवाइज कर लिया किताब से, उसकी बातें आप बड़ी बता देनी है मुझे, उसके सारा कुछ, उसके ग्रॉस फीचर्स, उससे माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स, फिर उसके टेस्ट जो है, सब कुछ आपने दोहरा लिया, अल्ट्रासाउंड भी दोहरा लिया, लेकिन आप इस तरह से फेल हो जाते हैं। वो सारा डिसजर्मिनोमा आपको ठीक आता है, लेकिन यहाँ पे तो उसे पहुंचे ही नहीं डिसजर्मिनोमा। सर वो हिस्ट्री के वो 1-2 और चीजें और मजीद पूछना चाह रही थी, फिर एग्जामिनेशन की तरफ सर प्रोसीड ऑन कर रही थी मैं। तो जो आपने हिस्ट्री चलो जितनी ली मैंने उसी को काफी समझ लिया। ठीक है सर, तो, ठीक है सर। लेकिन आगे फिर हिस्ट्री के बाद तो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। जी सर। So on general physical examination, I will inquire about the BMI, BP, pulse, temperature, pilar, and jaundice, and any lymph nodes palpable or not, sir. इस पेशेंट में खास अनीमिया का लफ्ज बोलो। जी सर, एनीमिया बोलूं, पिलार ना बोलूं, ठीक है सर। अच्छा सर, then I will inquire about any positive finding in the presence of her mother. I will do her breast examination, as well as I wanted to have any positive. I wanted to know about any positive finding in cardiovascular as well as respiratory system. breast के examination में चूंकि ये mass lower abdomen 24 weeks का है, तो आप बोलिए I'll examine breast for being active। जी सर। ये एग्जामिनर को पसंद आती है इस वक्त। जी सर। चलो। Then I will do her abdominal examination to look for any visible scars as well as pulsations and sir lia gravidarum or any linea nigra sign, and then I will palpate it to look for if there is any mass, then I will locate its size, site, its position, consistency, and tenderness. Then sir I will proceed to investigation। जी सर। सर तो ये तो अनमैरिड लड़की है ना, इसमें तो सर स्पेकुलम या बायमैनुअल तो नहीं कर सकूंगी ना? बिल्कुल नहीं, ठीक कहती हैं। जी फिर भी फेल है। जी सर। फिर भी फेल है।
जी सर। आज की दूसरी टिप, पहले हिस्ट्री में था जी सर। प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी, जी मैस सर। लो एब्डोमेन या मैस एब्डोमेन में you have to perform tests for presence of ascites. जी सर, शिफ्टिंग डलनेस एंड पर, ठीक है सर। हाँ, देखा ना, आपको आता है लेकिन बोलते नहीं हो। I'll examine the patient for presence of shifting dullness. बस। ठीक है सर। और दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकती है, I'll examine the patient for presence of dullness in the loins, in the flanks. ठीक है सर। ये इस तरह से अल्फाज बोलिए। ठीक है सर। आज की दूसरी टिप आप सब लिख लीजिए। जहाँ मैस एब्डोमेन होगा वहाँ आपने एग्जामिनेशन डिस्क्राइब करना है, I'll examine the patient for presence of ascites. ठीक है सर। बस ये अल्फाज बोलिए। अगर आप पूछा जाए वो क्या कैसे एग्जामिन करते हैं, फिर वो बोलिए कि presence of dullness in the flanks and shifting dullness and shifting. ठीक है सर। आपने ये नहीं बोला, आप समझिए कि मैं आपको कह रहा हूँ कि उसका पेल्विक करो, मैंने बिल्कुल ही ये सोचा था। जी जी सर। आप you're right कि she is unmarried girl, I will not do pelvic examination, ये अल्फाज बोलिए। जी जी सर। ये कहिए एग्जामिनर को कि in this patient I will not do pelvic examination. ठीक है सर। बहुत वो चीड़ी किस्म के एग्जामिनर है तो कह दिए I'll only inspect vulva. जी सर। और प्रेजेंस ऑफ हाइमन की कह सकती है, लेकिन बहुत ही वो चीड़ी एग्जामिनर होगी तो आपसे इस तरह के अल्फाज कह जाएगी नहीं। सर रेक्टल एग्जामिनेशन कब कब करना है? रेक्टल एग्जामिनेशन इसमें रेक्टल आई सपोज थोड़ा सा मैं डॉक्टर सनिया के साथ हूँ, क्योंकि ये लड़कियां अनमैरिड होती हैं, रेक्टल के लिए भी बड़े वो हेजिटेंट होती हैं, तो आप पीवी के साथ रेक्टल भी कह दीजिए, अल्फाज कह दीजिए। I will not do pelvic or rectal examination in this patient, क्योंकि वो थोड़ा सा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सपोज करने से भी गुरेजा होते हैं। चले फिर, लेकिन आपने जब उसको मैस का बोला, मैस के साथ शायद आपने कहा I will look for the size, इस तरह से बोलिए, मैं size of the mass, is borders, is consistency and tenderness. जी सर। ये अल्फाज बोलने आप। जी सर। I'll inspect abdomen and examine for the size of the mass, its borders, its consistency and tenderness. And in addition, I'll examine for presence of ascites. बस। सर इसकी परकशन भी बता दें जी सर, मैथ की परकशन भी बता दें प्लीज। मैथ की फिर I'll examine abdomen to find out the size of the mass, then its consistency, its borders, tenderness, and then presence of fluid or ascites. चले, ये हो गया, बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने एग्जामिन किया, ये सेमी सॉलिड mass है, और borders round and not well defined and not tender. जी सर। फिर आगे चले, अब टेस्ट रूम। The investigations. So investigations will be, sir, the baseline that include all the blood group with the orange factor and full blood count, HB and TLC, and platelet with a recent date, and urinary for microscopy and biochemistry, as well as BSF and after 1 hour BSF and hepatitis and viral profile. The specific investigations relating to this patient will be, sir, abdominal pelvic ultrasound and the tumor markers. On abdominal pelvic ultrasound, I will confirm the origin of the mass, that
as well as the associated features of malignancy, that either this is unilateral. एक मिनट, अल्ट्रासाउंड जी विल सर। कंफर्म ओरिजिन ऑफ मास, ओरिजिन ऑफ मास तो नहीं बताता। सर ये बताना चाह रही हूँ कि सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, आई मीन टू से। चलो अल्ट्रासाउंड पे क्या देखेंगे? सर मैं ये देखना चाहूंगी कि सर यूनिलेटरल है या बायलेटरल है, यूनिलोकुलर है या मल्टीलोकुलर है, सिस्टिक अपीयरेंस है या सॉलिड है, कोई साइटिस तो नहीं है, या उसके साथ कोई मेटास्टेसिस तो नहीं है सर। सो आई विल कंफर्म दीस फाइंडिंग्स। काफी जी नहीं, काफी नहीं। फिर उसके बाद बी रूल्स और एम रूल्स को देख। जी 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 सर। अल्ट्रासाउंड में जो फीचर बोले वो काफी नहीं बोले आपने। जी सर। सर इसमें फिर बोल दिए एब्डोमिनल क्या देखेंगे आप? सर ये देखूंगी ना कि मेरे पास मास जो है वो यूनिलेटरल है या बायलेटरल है, लॉकुलेशंस है या नहीं है, सॉलिड या सिस्टिक कंसिस्टेंसी है, एकॉस्टिक शेडिंग तो नहीं है, ब्लड फ्लो तो नहीं है मेरे पास, और इसके ट्यूमर साइज कितना है। खत्म हो इसके गया, ना 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 ना, जी आप जी तीसरी दफा फेल हो गई। जी सर। आपको जो फीचर्स मैलिग्नेंट ट्यूमर के हैं और बिनाइन ट्यूमर के हैं जी सर। वो बोलने चाहिए जी जी सर। सारे। आपने बिल्कुल ठीक बोला। सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड विल कंफर्म द साइज ऑफ द मास। आपने ये अल्फाज नहीं कहा, खैर फिर भी साइज ऑफ द मास। फिर आपने बोला whether it is cystic or solid। जी जी सर। ठीक है, फिर सिस्ट है तो उसके 3-4 फीचर बोलो। If it is cystic, whether it is unilocular, multilocular, जी सर। whether they are septa in the cyst as well, then contents of the cyst, जी सर। then if there's any papillary growth in the cyst, जी सर। फिर एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप क्या कह रही हैं। जी सर। तो बिनाइन सिस्ट के ये सारे फीचर बोलने हैं। जी जी सर प्लीज एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। एक मिनट। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड द साइज ऑफ द ट्यूमर, देन whether it is cystic or solid। सिस्ट है, यूनिलोकुलर है कि मल्टीलोकुलर। फिर अगर वो मल्टीलोकुलर, सेप्टा जो है उनकी थिकनेस कैसी है। फिर सेप्टा में कोई पेपिलरी ग्रोथ तो नहीं जा रही है अंदर, अगर वो है तो वो कैसी हैं। देन द कंटेंट्स ऑफ द सिस्ट, क्लियर फ्लूइड है, थिक फ्लूइड है, राइट। फिर सरफेस ऑफ द सिस्ट, लास्ट ऑफ ऑल, उसकी सरफेस से तो कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कोई पेपिलरी ग्रोथ नहीं जा रही। ये बोल के फिर आना है आपने सॉलिड पे। द होल ट्यूमर इज सॉलिड और पार्ट सॉलिड पार्ट सिस्टिक। और वो जो सॉलिड पार्ट्स है वो सारा ट्यूमर एक है और मल्टीपल सॉलिड ट्यूमर्स हैं। और उस सॉलिड पार्ट के अंदर कोई डिजेनरेटिव चेंजेस तो नहीं है, कोई फ्लूइड, कोई फैट, कोई ये तो नहीं। जब ये खत्म हुआ तो फिर पेरिटोनियम में कोई विजिबल अदर मासेस तो नहीं है, फ्लूइड तो नहीं है। और फिर आते हैं दूसरी ओवरी पे, the health of the second ovary, whether that has tumor or not. If it is not, then whether the size of the ovary and any abnormality. ये सारे आप बोलेंगे
तो फिर जब हम आएंगे ना रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इंडेक्स पे, RMI पे, फिर आप इसको वहां अप्लाई कर सकेंगी, क्योंकि इस केस में हमने RMI भी डिस्कस करनी है। तो आज का तीसरा टिप आप लोग को, जब इस तरह के ट्यूमर की आप अल्ट्रासाउंड डिस्क्राइब करेंगे, जो मैंने बातें बोली हैं इसी ऑर्डर में बोलेंगे आप। नंबर 1 साइज ऑफ द ट्यूमर, नंबर 2 सिस्टिक और सॉलिड, फिर सिस्ट की ये फीचर्स, सॉलिड के ये फीचर्स। जब ये खत्म होए फिर एब्डोमेन में एनी सेकेंडरी ट्यूमर्स, अदर मैसेस, फ्लूइड, एसाइटिस, फिर दूसरी ओवरी। ठीक हो गया? एक्सक्यूज मी जी जी सर। ये जब भी आप अल्ट्रासाउंड बोलेंगे, चाहे फाइब्रॉइड का है, जी सर। कि वो फाइब्रॉइड में मल्टीपल भी होता है, whether single tumor, multiple tumors, they are solid or they are cystic areas, और एक बात मैं पहले में मिस कर गया, ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो प्रेजेंट होना, ठीक है। ये सारी बातें बोलेंगी अल्ट्रासाउंड में। फिर हम जाएंगे ट्यूमर मार्कर। लाउड स्पीकर की आवाज ही नहीं होती भाई यदि जी म्यूट कर। फिर बोलिए रिफत बीबी। डॉक्टर रिफत गिलानी मुल्तान से बोल रही हो? बंद कर गई आप। चलो जी सर। हम नहीं आया मेरा आपको एड्रेस करना। जी सर। रिफत गिलानी ने कुछ अपना नाम उसका आया था, जी जी सर। मैंने पूछ लिया कि तुम मुल्तान से बोल रही हो, क्योंकि गिलानी तो मुल्तान से हैं, तो वो जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। चलो सर, अगर हमें साइटिस मिलेगी एग्जामिनेशन के ऊपर तो हम एब्डोमिनो पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, अदरवाइज हम सिर्फ टीवीएस करवाएंगे। इस तरह से कॉन्सेप्ट है या हमने एब्डोमिनो पेल्विक ही करवाना है? इसमें हमने टीवीएस रूल आउट कर दिया क्योंकि अनमैरिड गर्ल। अनमैरिड। ठीक है सर। अगर सर वो नहीं, मैरिड अगर होती, अनमैरिड ना हो। यहाँ पे वो अनमैरिड है इसलिए वो टीवीएस रूल आउट हो गया, लेकिन अगर जी, वो मैरिड है फिर टीवीएस। ठीक सर। टीवीएस में पर्टिकुलरली क्योंकि ये 24 हफ्ते का साइज है उसका, तो उसमें एब्डोमिनल फाइंडिंग बेहतर होंगी। टीवीएस में इसमें अदर ओवरी एंड वास्कुलरिटी एंड ब्लड सप्लाई एंड यूट्रस ऑफ कोर्स। ठीक, थैंक यू सर। चलो अच्छा जी, ये हमने अल्ट्रासाउंड कर लिया, उसमें ये सॉलिड मैस है और 24 वीक्स का है और कोई सिस्टिक एरियाज नहीं है बीच में। चले अब चले। So now I will proceed to sir tumor markers including beta HCG and LDH, alpha fetoprotein and CA125. ये मुझे बता देंगे कि when you say these tumor markers आपके माइंड में कौन से ट्यूमर्स हैं? सर मेरे दिमाग में तो इस टाइम सर इसका वो चल रहा है, ये जो है ये तो सर सर इंडोडर्मल साइनस ट्यूमर्स है ना? ना कौन कौन से उनके नाम हैं? सर किसके सर नाम की बात करें सर आप? ये जर्मिनल सेल ट्यूमर्स जितने आपने बोले। जी 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 तो जी उनके नाम बता दूं जी। हाँ, उसमें डिसजर्मिनोमा आता है, एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा आता है। कौन सा टाइप होता है? डिसजर्मिनोमा में सर क्या आपकी आवाज सर कटी है? ट्यूमर मार्कर कौन सा ज्यादा अफेक्ट? सर LDH आता है। LDH गुड। और दूसरा सर फिर एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा आ जाता है ना, जिसमें हम LDH के अलावा और भी है? सर HCG भी करा सकते हैं डिसजर्मिनोमा में। बिल्कुल, ये ठीक बोला आपने। और क्या? सर फिर दूसरा जो टाइप है वो एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा है, जिसमें हम अल्फा फेटोप्रोटीन कराते हैं।
इसी का टाइप है ना? ये नाम 3-4 जर्मनी सेल याद कर लीजिए। टेराटोमा है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल डिफरेंशिएशन है जिसमें कोरियो आता है, एंडोडर्मल साइन आता है जो कि यॉर्क सैक ट्यूमर है। जी हाँ सर। ठीक, बिल्कुल, अब आपको आते हैं नाम। जर्मनी सेल ट्यूमर्स आर डिसजर्मिनोमा, इमेच्योर टेराटोमा या टेराटोमा। दो आज की डिस्कशन में मैच्योर टेराटोमा नहीं है, डर्माइड सिस्ट इमेच्योर है। इमेच्योर टेराटोमा, चूंकि वो मैच्योर टेराटोमा जो है वो इतना बड़ा नहीं होता। डर्माइड सिस्ट मैक्सिमम 12 वीक साइज की होती है, पेल्विस में ही रहती है, इसलिए इसके लिए इमेच्योर टेराटोमा कहते हैं। देन कोरियोकार्सिनोमा, वो भी, और एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। ये 3-4 नाम आप याद रखिए, क्योंकि आपने ट्यूमर मार्कर बोले तो उसके साथ ये नाम आने चाहिए। फिर कौन से ट्यूमर मार्कर के लिए कौन सा ट्यूमर है जो आप देख रही? सर कोरियो के लिए तो यही बीटा एससीजी हो गया, इमेच्योर टेराटोमा के लिए सर बीटा एससीजी और एलटीएच, और एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर के लिए अल्फा फेटोप्रोटीन। अल्फा फेटोप्रोटीन जो है टेराटोमा के लिए भी चल जाता है, हमने से ही बोला। ठीक है तो सर। ये नाम याद रखिए 3-4। ठीक है सर। चलें, ये ट्यूमर मार्कर्स कर लिया हमने। फिर आपको हट के थोड़ा सा CA 125 पे लाएगी एग्जामिनर। जी सर। Tell me something about CA 125. CA 125 is a tumor marker that is secretion by mesothelial cells in the body, and it is also used it is used in collaboration with other features including the patient premenopausal status and the risk of like simply we can calculate the risk of malignancy index with the help of other features when we just take into account. आप थोड़ा सा अपना 1 मिनट इधर जाया करिए, आपको बताना पड़ेगा ये भी ट्यूमर मार्कर है, लेकिन ये कौन से ट्यूमर्स का मार्कर है और कौन सी ऐसी नॉन न्यूप्लास्टिक कंडीशंस हैं जिनमें ये फिर भी पॉजिटिव हो जाता है। दूसरी बात, तीसरी बात, कितना लेवल हो तो फिर सिग्निफिकेंट है, और फिर उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन करें। ये CA 125 के लिए आप, चूंकि दैट्स द मोस्ट कॉमन ट्यूमर मार्कर व्हिच इज यूज्ड, तो इसलिए आपको आज की डिस्कशन में नहीं था, लेकिन पूछा जाएगा। सो सर तो ट्यूमर मार्कर जो नॉन न्यूप्लास्टिक, जी सर, जी वो कितना होता है कि कितने लेवल से वो सिग्निफिकेंट हो जाता है? 100 से 200 से 300 से। फिर जब वो उससे कम हो तो जैसे एंडोमेट्रियोसिस, प्रेगनेंसी और बहुत सारी कंडीशन, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, इन्फ्लेमेशन जो जितनी भी है, ये ऐसी बातें CA 125 की आपको आनी चाहिए। जी सर। राइट, चलिए हम आ गए कि ये कंफर्म हो गया जी कि ये सॉलिड ओवेरियन ट्यूमर है, यूनिलैटरल है, और क्या करेंगे इस पर, और इसका LDH और ACG आपने करवाया, वो भी रेज्ड है, और CT स्कैन में भी ये कंफर्म हो गया, MRI से भी कंफर्म। सर एसाइटिस तो पेशेंट की थी ना, तो मैं तो अभी एसाइटिस नहीं है, एसाइटिस नहीं है, इन्वेस्टिगेशन से नहीं है। और सर कौन सा ट्यूमर मार्कर्स आपने बताएं कि वो इंक्रीज है हमारे पास? LDH और ACG दोनों। ठीक है सर। और CT स्कैन में इन्वॉल्वमेंट जो है वो सिर्फ 1 उरी तक कन्फाइंड है सर। CT स्कैन में आप क्या देखना चाहते हैं? I wanted to know about the extent of the tumor, sir. The other side of the ovary और प्लस pelvis में, जी pelvis में और abdominal में extent देखना चाहती हूँ, है तो नहीं सर? लेट्स मूव चुके 5 मिनट रहेगा कि वो सारे नेगेटिव है, फिर इसका क्या करेंगे? सर फिर 24 वीक साइज मैस है ना, तो इसमें तो फिर मैनेजमेंट की सर, फिर तो मैं इसका RMI कैलकुलेट करूंगी ना कि रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इंडेक्स मुझे पता चले कि कितना इंक्रीज रिस्क है इस पेशेंट को।
जी बताइए सर कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? सर CA-125 की वैल्यू आप मुझे दें, मैं फिर प्री मेनोपॉजल स्टेटस वो 1 होता है और साथ में CA-125 की वैल्यू करवा तो रही हैं आप LDH और HCG, CA-125 कहाँ से आ गया बीच में? अच्छा नहीं सर, RMI में नहीं होता सर, RMI में CA-125 जी बिल्कुल होता है। तो फिर जी सर, आप ये बोलिए कि इसका मैं कैलकुलेट करूंगी, मेरे सवाल का जवाब आपका सही ये होता कि जी सर, I'll calculate her RMI जी by the formula वो बोलिए आगे, अल्ट्रासाउंड फाइंड मल्टीप्लाइड बाय मेनोपॉज मल्टीप्लाइड बाय CA-125। जी सर। सर इसमें CA-125 करेंगे 16 इयर्स ओल्ड? ये क्या RMI के लिए करेंगे? सर इनकी हम RMI क्यों करेंगे, इनका तो हम आयोटा नहीं करेंगे, ये रिप्रोडक्टिव एज सर, ग्रुप और में। ये जर्म सेल ट्यूमर है तो इसमें CA-125 तो नॉर्मल होगा ना, जब HCG और वो बड़ा हो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो तो एपिथेलियल ट्यूमर्स का होता है। लेकिन RMI आपसे पूछा जाए उसका तो फॉर्मूला आपने यही बोलना जो है, जैसे तो ये मीनोपॉज में भी नहीं है, क्योंकि मीनोपॉज बिफोर मीनोपॉज उसका 1 होता है और पोस्ट मीनोपॉज 4 होता है। सिर्फ अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स ही है इसमें वो सॉलिड ट्यूमर है, तो फिर क्या करेंगे हम? सर तो अब मैं कंजर्वेटिव RMI को, जैसे मैंने अभी CA-125 बोला, RMI भी पढ़ के याद रखिए और उसकी एप्लीकेशन कहिए कि इसमें नहीं होगी, लेकिन RMI ये होता है, ये पढ़िए, याद रखिए। जी चलिए फिर क्या करेंगे? सर मैनेजमेंट आगे प्रोसीड ऑन करूंगी बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द स्पाइक मॉडल। In the presence of her mother, I will tell her about the provisional diagnosis and that this is likely to be a germ cell tumor, and so it needs sir, I will complete my pre-op work, and after all the investigations are completed, so I will take informed consent and I will proceed to the conservative surgery. Conservative surgery will be includes sir why say you have पेट खोलने से पहले आपने कंजर्वेटिव का लफ्ज कह दिया। I'll do laparotomy or I'll do surgery, फिर खोलने के बाद आप कह सकती है कि I'll be conservative, ये फाइंडिंग होंगी तो। सर हमने तो अल्ट्रासाउंड और MRI इसीलिए नहीं करवाया प्री ऑपरेटिवली कि हमें आइडिया हो गया हमने कंजर्वेशन करनी है। CT और MRI कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। They may be of help, जैसे मैंने कहा था, to find out lymph nodes, other ovary and presence of fluid, तो लेकिन वो essential नहीं है। सर एक बात बताएं, इसमें CT चेस्ट और CT चेस्ट करना चाहिए या नहीं? जी मैंने बोला ना कि कंपल्सरी नहीं है, करवाएं तो किताब में लिखा हुआ है और वो आप ऑप्शनल है, करवा सकती है, तो उसका आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं देंगे कि क्यों करवा रही है हमारा इसी। अगर आप ये कहें कि वो कंपल्सरी नहीं है फिर भी वो बात मानी जाएगी। सर ये और डर्मोइड से अब आप 2-3 मिनट रह गए हैं, अब आप चलते हैं कि जी आप इसकी सर्जरी कैसे करें। सर्जरी सर उसी तरह स्टेजिंग लेप्रोटमी की तरह ना, कि आई विल ओपन इट बाय मिड लाइन इंसिजन एंड आई विल टेक पेरिटोनियल वॉशिंग्स एंड आई विल डू केयरफुल इंस्पेक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड पेरिटोनियल सर्फेसेस एंड इफ नीडेड। मोहतरमा जी सर जी मैंने कल पिछले लेक्चर में बोला था PUA एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया एंड देन आई विल वो आफ्टर, पहले आपने काउंसल कर दिया माँ को और पेशेंट को जी कि I'll counsel her about the provisional diagnosis and surgery, and during surgery we'll decide the extent of surgery. ठीक है सर, ठीक है, but we will try to conserve her the second ovary and uterus as far as possible for her, love से इस्तेमाल करेंगे for
retaining her fertility. ये काउंसल कर दिया उसको। फिर बोलिए काउंसलिंग। Sir, I will counsel my patient about the provisional diagnosis that provisional diagnosis that I will proceed to the laparotomy, but the extent of the surgery will be decided on operation during operation by after opening the abdomen of the patient, the whether conservative surgery will be done for retaining her fertility wishes or not. Very good, mashallah, very good. अब आगे सर्जरी पे, patient under anesthesia, proceed. Okay, sir. So then an examination of anesthesia. So I will please sir by staging laparotomy की जो steps है ना कि midline abdomen midline से I will open the abdomen. जी आपने उसको कैथेटराइज नहीं किया? सर वो तो जैसे ऊटी में शिफ्ट हो रही है तो उसी वक्त कर रही हूँ ना सर सारे। यही तो मैंने पिछली दफा बोला था, nothing is taken for granted. ठीक है सर। मैंने तो एसेप्टिक मेजर्स भी बोले थे। जी जी सर। तो आप कहे कि वो तो होता ही है, कोई करता है सर? नहीं सर, नहीं तो सर, बोल दूंगी। आफ्टर जनरल से फिर क्या होगा? सर आफ्टर अनमैरिड है। क्या पूछना चाहती थी आप डॉक्टर शीरिंग? बोलिए ना। क्योंकि अनमैरिड है। अनमैरिड तो EUA doesn't mean PV. EUA हम गायनेकोलॉजिस्ट PV ही समझते हैं। तुम्हारे ख्याल में जनरल सर्जन EUA नहीं करते? तुम्हारे ख्याल में ऑर्थोपेडिक सर्जन EUA नहीं करते? Everybody does that. When you say EUA, it doesn't mean कि आपने PV करके करना है। आप वो फाइंडिंग जो है, तो पेशेंट रिलैक्स है, एब्डोमेन रिलैक्स है, यू विल कंफर्म कि वो ही 24 वीक्स का है, मोबाइल है, फिक्स तो नहीं है, और ये सारी बातें। सो EUA remains. इसी तरह कैथेटराइजेशन remains. ठीक है। I will sir provisional diagnosis के बाद I will do EUA. I will empty her bladder, will put the Foley catheter in situ, and will taking full aseptic measure. I will give her vertical midline incision and will take peritoneal washing or acidic fluid for cytology. And if it's not acidic, if there is no acidic fluid, then I will put normal saline. I will take her washing, and then I will examine the disease and evaluate for its for its other features, that whether the conservative surgery will be taken or either the DG sir. नहीं यहीं पे conservative. I will inspect the mass or the tumor and then inspect uterus and other ovary, then feel enlargement of the lymph nodes or examine omentum for any stasis, metastasis in that. ये बोलने हैं आफ्टर साइटोलॉजी जो आपने बोली। ठीक है सर। फिर बोलो। Sir, after taking the peritoneal washing, I will inspect the mass, uterus, and ovaries, and as well as lymph node status and omentum for the metastasis. Good. ये है, ये बोलेगी और कोई नहीं बोलेगा, आप पास हो जाए। ठीक है सर। सर क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं by inspection of all these things I will do the surgical staging of tumor? यही कर रही है ना, ये अल्फाज बोलिए। That's a good way of saying कि आप कर क्या रही हैं, ठीक कह रही हैं आप। This is called surgical staging. सर इस पेशेंट का फ्रोजन सेक्शन नहीं लेंगे? मुझे साइटोलॉजी के बाद I suppose इम्तिहान में बोलना इंट्राऑपरेटिव फ्रोजन सेक्शन जाएगा इसका? If the facilities are available, I'll do frozen section. ठीक जी सर, थैंक यू। नहीं सर, फिको ये कहता है कि अगर आपकी जिस तरह से हमारी ये पेशेंट अनमैरिड है ना, तो फिको ये कहता है कि अनमैरिड में जब आपने सेकंड ओवरी को सेव करना ही करना है, तो फिर उसके फ्रोजन सेक्शन से उसका कोई रोल नहीं है। उसकी आपने प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग करनी है कि अगर माइकोमेटास्टेसिस है तो उनका रिस्क होगा, लेकिन आपने सेव करनी है ओवरी। नहीं, ये जो नहीं डिजीज तो नहीं कर सकती है ना, ये दूसरी ओवरी के लिए नहीं कर रही, बायोप्सी नहीं कर रही उसकी। वो डिजीज की कर रहे हैं कि अब कहा ये जा रहा है कि दूसरी ओवरी की बायोप्सी भी ना करो,
ना करो, जी सर। फर्टिलिटी को कम कर लेती है ना, अगर आप उसकी कर लेते लेकिन जो भी डायग्नोसिस, अब अगर फ्रोजन सेक्शन फैसिलिटी है तो ये कौन सा ट्यूमर है, डिजर्मिनोमा है, टेराटोमा है, क्या है, आपका डायग्नोसिस कंफर्म होगा। लेकिन फ्रोजन सेक्शन बोलिए जरूर जहाँ पे मलिग्नेंसी है, जहाँ पे अंदर सस्पेक्टेड मलिग्नेंसी है। फ्रोजन सेक्शन टाइप ऑफ ट्यूमर भी बताता है। फ्रोजन सेक्शन में क्यों नहीं बताएगा, वो सेल देख के बताते हैं ना कि मलिग्नेंट सेल है। हर मलिग्नेंट सेल के फीचर्स फर्क होते हैं। अच्छा, टाइप बताएगा, ग्रेडिंग भी बताएगा। सर थोड़ा बता दें इसको, फ्रोजन सेक्शन की डिटेल्स बता दें, वो क्या क्या बताता है, टाइप भी बताता है, ग्रेड भी बताता है ट्यूमर का। आई डोंट नो ग्रेड तो नहीं बताता सर, ग्रेड नहीं बताता। जो सेल देखेगा उसमें सेल के फीचर्स तो बोलेगा ना। हर फ्रोजन सेक्शन सिर्फ ये बताता है कि ये बिनाइन है वर्सेस मैलिग्नेंट, क्योंकि ग्रेडिंग के लिए जो इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन्स होते हैं वो दूसरे होते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन करने का आप बोलेंगी तो इस पॉइंट पे कि जी ये फजूल है, फजूल कोई नहीं कहेगा। इफ द फैसिलिटी इज अवेलेबल मलिग्नेंसी में आप बोलेंगे कि मैं फ्रोजन सेक्शन करूँ, बस इस पे कोई आपको फेल नहीं कर सकता। सर बेसिकली ये था ना कि प्री ऑपरेटिवली आई विल डिस्कस विद द पेशेंट दैट इट इज मोस्ट प्रोबेबली अ मैलिग्नेंट ट्यूमर, however it will be confirmed after the histopathological report. Then we have two options on the during the operation. If it is looks benign, I will proceed for the cystectomy or oophorectomy unilateral, but if it is looks suspicious, then I can proceed for the frozen section if available in my department. And third one, if it is look benign malignant, then I will proceed for the cytoreductive surgery. नहीं, बात है आज की, अब जरा ज्यादा बहुत ही आगे निकल गई। हमने तो सिर्फ ये करना है कि आज की डिस्कशन में कि अगर ये जर्म सेल ट्यूमर है और एक ओवरी में है, दूसरी ओवरी को आपने ये बोलना है जनरली स्पीकिंग इन दिस गर्ल 16-year-old we will not even take a biopsy, we'll conserve her ovary and uterus for future fertility। बस ये अल्फाज बोलने हैं। सर कीमोथेरेपी आखिर में बोल लेनी है सर, अगर ब्लूमाइसिन और टेपेसाइड और पेस्टिटेक्सिल की जो बात करते हैं सर कीमोथेरेपी की ना, बात ये है कि आपने ये कर दी तो फिर कीमोथेरेपी की तक बात जाती है, इसका फॉलोअप एंड कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के बाद 1 साल बाद अगर रिकरेंस नहीं होती, फर्टिलिटी कैन यूज और शी कैन बी ट्रीटेड फॉर प्रेगनेंसी। हम बहुत आगे, टाइम खत्म हो गया, बहुत आगे निकल गया, लेकिन मैं समराइज कर देता हूँ आपके लिए कि आफ्टर एसेप्टिक मेजर्स वगैरह वगैरह, तो आई डू मिड लाइन इंसिजन ओपन, और जैसा इन्होंने बोला इंस्पेक्ट द ट्यूमर एंड डू सर्जिकल स्टेजिंग, और फिर उसमें फ्लूइड लूंगी और साइटोलॉजी, और दूसरी ओवरी और यूट्रस को देखूंगी, और अगर दूसरी ओवरी हेल्दी है और यूट्रस आई विल नॉट इवन टेक ए बायोप्सी। ये अल्फाज बोलिए फॉर हर फर्टिलिटी। आई विल ओनली डू यूनिलैटरल ओफ्रेक्टमी, इतने बड़े ट्यूमर में सिस्टेक्टमी नहीं होगी, यूनिलैटरल ओफ्रेक्टमी, एंड देन अकॉर्डिंगली फॉलो अप विल बी, अगर वो मलिग्नेंसी है तो आई ट्रीट हर बाय कीमोथेरेपी, सिस्प्लेटिन या ब्लूमाइसिन या एटोपोसाइड सर। चलो मेरा ख्याल 5 मिनट ऊपर मिल जाना है। ये कह के अगली दफा मैं केस नहीं, मैं आप लोगों को थ्योरी ये मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर्स की 1 घंटे में पढ़ाऊंगा। चलो ओके, थैंक यू डॉक्टर सनिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।